रीबर्थ ऑफ माई क्रिमिनल लवर एपिसोड 10। पुलिस की गाड़ी में पूजा आगे सीट पर बैठी हुई थी। साइड में एक छोटा सा आईना लगा हुआ था जिससे पीछे का दिखाई दे रहा था। पूजा उस कांच में से रियान को देख रही थी और जब रियान उसे देखता तो वो अपनी नजरें फेर लेती। हर बार शायद वो रियान से नजरें नहीं मिला पा रही थी या मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपराधी मान लिया था। शायद रियान ये समझ रहा था कि पूजा का ये व्यवहार साफ बता रहा है कि उसने उसे मुजरिम समझ लिया है और अब कोई फायदा नहीं है पूजा जी से बता करने क्या ये उन्हें समझाने का। और शायद यही वजह थी कि रियान ने एक बार भी पूजा से ये नहीं बोला कि उसने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने की आखिर वजह क्या थी। और पूजा ने उससे कुछ पूछा भी नहीं था ना क्या सच में वो खूनी या नहीं। रियान ये सब सोचकर फिर अपनी नजरें फेर लेता है पूजा से और उसके ऐसा करते ही पूजा उसे देखते ही सोचने लगती है कि शायद सच में उस मास्क मैन ने बताया था रियान के बारे में। वो सब सच बता था कि रियान ने अपनी पहली वाइफ के लिए ही सीएम सर के बेटे को मारा था और शायद इसलिए रियान उसे नहीं बोल रहा है कि वो बेगुनाह है, ताकि अगर ये सच है तो वो भी अब उसकी कोई मदद नहीं करेगी। अगर वो अभी भी उसे सच नहीं बताना चाहता तो ऐसा ही सही, उसके साथ कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। पूजा ये सोचकर गहरी सांस लेती है। वो चाहती थी कि रियान उसे खुद सच बता दे तो वो उसकी हेल्प करेगी और कम सजा दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन शायद ये आदमी ऐसा चाहता ही नहीं है। पूजा ये बोल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है तो पूजा अपना फोन निकालकर कॉल रिसीव करके बोली, जय हिंद सर। पूजा, क्या मुझे जो पता चला है वो सही है? दूसरी तरफ से कमिश्नर सर की आवाज आए। जी सर, ये सब सच, मास्क मैन को हमने पकड़ लिया है। पूजा एक नजर आईने में से रियान को देखकर बोली जो उसे ही देख रहा था। गुड जॉब पूजा, मुझे खुशी है कि तुमने सबसे ऊपर अपने फर्ज को रखा और वो तुम्हारा पति था तब भी तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी सर, मुझे ऐसा करना ही था। पूजा गहरी सांस लेकर बोली तो कमीशन सर की आवाज आए। हाँ, लेकिन तुम चाहती तो सारे सबूत मिटाकर अपने पति को बचा सकती थी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो ऐसा ही करता, पर तुमने ऐसा नहीं किया और यही वजह है कि मुझे सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास है। थैंक्स सर मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए, पूजा हल्का मुस्कुराकर बोली रियान को देख ही। अच्छा पूजा, अब एक काम करो, तुम उसे लॉकअप में बंद करो और सारे सबूत मुझे भेज दो हम, ताकि अच्छा सा मजबूत केस बनाकर उस मास्क मैन को फांसी को सजा दिला सके। जिसे सुनकर पूजा के माथे पर परेशानी की लकीरें आती हैं, लेकिन वे उन्हें छुप कर बोली, जी सर, मैं किसी हवलदार के हाथों आपके पास ये फाइल भेजवा देती हूँ। ओके पूजा, और अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे इस केस सोल्व करने पर बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। पूजा, शायद अगली मुंबई की कमिश्नर तुम होगी। जिसे सुनकर पूजा कुछ नहीं बोलती है, बस जी सर बोलकर कॉल काट देती है। बधाई हो मैडम, अब आप जल्दी ही कमिश्नर बन जाएंगी। रामू जीप चलाते हुए बोला। मुस्कुराकर पूजा को देखकर उसने सुन लिए कमिश्नर की बात। जिसे सुनकर पूजा रियान को देखती है तो वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। बधाई हो आपको, रियान धीरे से बोला तो पूजा कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नजरें फेर कर अपने आंखों से आंसू साफ कर लेती है। दूसरी तरफ कमिश्नर के ऑफिस के केबिन में, हेलो सर, काम हो गया है। आपके बेटे का खूनी पुलिस के हाथों आ चुका है। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है जिससे हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। अच्छा किया कमिश्नर तुमने, अब उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उसे मौत दूंगा। कमिश्नर बोले, जी सर, पर यह सबूत का क्या करना है? सीएम भूपेंद्र यादव, जला देना उन्हें और उस लड़की की झूठी खबर छपवा देना कि वो पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार दिया। बाकी उसके साथ क्या होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो, समझे? जी सर, मैं समझ गया, काम हो जाएगा। इतना बोल वे कॉल काटकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कैसे पूजा को पीठ पीछे ये काम करना होगा। उन्हें ये रात के समय सही रहेगा। हाँ, पूजा रात के 10 बजे तक घर जाएगी, तब ड्यूटी चेंज होगी और उसी समय उस मास्क मैन को लॉकअप से निकालकर सर के घर भेजवा दूंगा, जिससे वे अपना बदला पूरा कर सके और मुझे राहत और पैसा दोनों मिले सके। इतना बोल वे मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद पूजा रियान को लॉकअप में बंद कर देती है। आप खुश क्यों नहीं है पूजा जी? रियान, जो लॉकअप के अंदर से पूजा को देख रहा था, वो बोला। उसके चेहरे के भाव देखकर तो पूजा जो पलट कर जाने वाली थी वो रुक कर वापस पलट कर रियान को देखकर बोली, तुमसे किसने बोला कि मैं खुश नहीं हूँ? बहुत खुश हूँ मैं, आखिर मैंने एक खूनी को पकड़ा है जिसकी वजह से अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा। पूजा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर रियान को देखकर बोली और उसकी बात सुनकर रियान भी मुस्कुरा कर बोला, फिर तो अच्छा है, अगर मेरी मौत से आपको खुशी मिल रही है तो मैं भी खुश हूँ। रियान की बात सुनकर पूजा के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वो उसे घूरते हुए बोली, मुझे किसी के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक खूनी के मौत से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, समझे तुम?
रियान मुस्करा कर हाँ में सिर हिला हिला देती है, लेकिन रियान की मुस्कान पूजा को गुस्सा दिला रही थी। लेकिन वो इस आदमी पर थर्ड डिग्री उपयोग नहीं करना चाहती थी, वरना अभी इसकी पूरी हंसी निकाल देती कि इस समय वो कितने गुस्से में है। पूजा फिर रियान घूरकर पलटकर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठकर बोली, रामू इधर आओ, ये फाइल को अच्छे से कमिश्नर सर के पास पहुंचा देना। पूजा रियान को फाइल को एक बार अच्छे से चेक करके बोली तो रामू हाँ में सिर हिलाकर पूजा के पास आकर खड़ा हो जाता है। पूजा उसके आंखें फाइल कर देती है, लेकिन रामू के लेने पहले कुछ सोचकर उस फाइल के हर पेज के फोटो खींच लेती है अपने फोन से। लगता है हमें जान से मारने का पूरा इरादा है मैडम का। रियान ये देखकर मुस्करा कर बोला और उसकी बात पूजा उसे घूर के देखकर बोली, हाँ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी खूनी को उसके किए की सजा ना मिले। इतना बोल वो वापस अपने फोन से सारे फोटो खींचकर उन्हें अपने फोन में सेव करके रख लेती है और फिर फाइल रामू को देती हुए बोली, लो इस अच्छे से ले जाना। जी मैडम। इतना बोलकर रामू फाइल लेकर चला जाता है पुलिस चौकी से। तभी समीर अपने केबिन से बाहर आते हुए बोला, अरे मिस पूजा, आप यहाँ कैसे और अपने अपने बेचारे मासूम पति को क्यों लॉकअप में बंद किया हुआ है भाई? समीर पूजा की कुर्सी के सामने आकर रियान को लॉकअप के अंदर देखकर कंफ्यूज होकर बोला तो रियान भी मासूम सा चेहरा बना लेता है। तो पूजा उसे घूर के बोली, तुम मेरी तरह इस आदमी के मासूमियता पर मत जाओ समीर, ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज और कमीना है और यही मास्क मैन है। समीर को पहले ये मजाक लगा, लेकिन फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शौक में रियान को देखने लगता है। तो रियान उसे दांत दिखाकर बोला, सॉरी। अरे क्या सॉरी भाई, तो मास्क मैन, ये सुनकर मेरी हालत खराब होने लगी है। इतना बोल समीर कुर्सी पर पकड़कर उस पर बैठकर एक पानी का भरा पूरा गिलास पानी पी जाता है और फिर कांपते हाथों से गिलास वापसी टेबल पर रखकर बोला, कहीं ये मजाक तो नहीं हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये सच है समीर, रियान ही मास्क मैन है, पूजा सीरियस होकर बोली। तो समीर एक नजर रियान को देखता है जो उसे देख रहा था। समीर अपने माथे से पसीना साफ करके बोला, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है यारा, बातों खुद का पति या वाइफ भी खूनी निकल सकता है। और पूजा, अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि बिना शादी का ही अच्छा हूं। नहीं भाई, हर कोई खूनी नहीं होता है, ये तो किसी किसी स्पेशल इंसान के नासिब में होता है, जो पूजा जी का था, जो इन्होंने खुद ही मुझे पकड़कर मुझसे शादी की थी जबरदस्ती, और अब देखो पछतावा हो रहा है उन्हें कि इन्होंने ऐसा क्यों है, और कोशिश कर रही है कब मैं मारूं और इनका मुझसे पीछा छूटे। रियान की बात सुनकर समीर कुछ बोलता उससे पहले पूजा बिना रियान को देखे एक फाइल खुलकर उसे चेक करते हुए बोली, मुझे कोई पछतावा हो रहा है मिस्टर मास्क मैन अपने रियान से शादी करके, और हाँ, मैं जिसे पकड़ कर लाई हूँ और सजा दिलाना चाहती हूँ वो मेरा रियान नहीं बल्कि मास्क मैन, जिससे मुझे नफरत है। पूजा की बात सुनकर समीर कुछ बोलता पाता फिर से, तभी रियान समीर को देखकर बोला, देखा भाई, जिस मास्क मैन ने इन्हें कितनी बार मौत से बचाया था ये उससे नफरत करती है, बातों अच्छा है आप सिंगल हो। समीर रियान से कुछ बोलता तो पूजा बोल पड़ी, हाँ तो क्या हुआ, इस चीज से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि ये इंसान खूनी भी है और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या मैं बोली थी उसे, आओ मुझे बच्चों, खुद ही हीरो बनकर आता था और अब जीरो बन गया, तो उसमें मैं भला क्या कर सकती हूँ? पूजा की बात सुनकर रियान बोला, मैडम मैं अभी भी हीरो हूँ, बस आपकी नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं है तो मैं क्या करूँ, वरना मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझी? पूजा गुस्से में रियान को देखकर बोली, कोशिश भी मत करना मिस्टर मास्क मैन, वरना अपनी बंदूक की सारी गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। जिसे सुनकर रियान बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर समीर कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन पूजा इससे तो तुम विधवा हो जाओगी ना? और उसकी बात सुनकर आसपास खड़े हवलदार हंसने लगते हैं और पूजा समीर को गुस्से से देखकर बोली, चुप रहो, तुम उसकी तरफ हो, ये मेरी तरफ। पूजा की बात सुनकर समीर अपनी उंगली उठाकर ऊपर कर देता है। ये कैसा मेरी तरफ है तुम्हारा? समीर ने उंगली बीच में की थी, ना रियान की तरफ ना पूजा की तरफ, जिसे देख पूजा बोली थी कंफ्यूज होकर और समीर को घूर के। समीर अपने दांत दिखाकर बोला, लगता है मेरी उंगली कंफ्यूज है। समीर खबरदार, अगर तुमने इस इंसान की तरफदारी की तो मैं तुम्हें भी बंद कर दूंगी लॉकअप में। पूजा की बात सुनकर समीर शौक में उसे देखकर बोला, अरे अरे, हमें क्यों लॉकअप में बंद करोगी भला, और मत भूलो हम तुम्हारे सीनियर हैं नाम के। पूजा धीरे से बोली तो समीर उसे घूरता है। तभी एक लड़की की आवाज आए, मैडम उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए मैडम। इस आवाज को सुनकर पूजा समीर और रियान के साथ वहां मौजूद सभी हवलदार पुलिस थाने के डोर की तरफ देखते हैं, जहां कई सारे लड़का लड़कियां खड़े थे।
आगे सबसे खड़ी लड़की को देखकर पूजा के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। वो लड़की एक नज़र उसे देखती है और फिर अंदर आते हुए बोली, इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, मास्क मैन को छोड़ो। उस लड़की यानी रिया के पीछे आ रहे सभी लड़के लड़कियों बोली। वे सभी लोग थे जिन्होंने उस रात को नाइट क्लब में रियान की कहानी सुनी थी। रियान रिया और बाकी सभी को देखता है और फिर पूजा को, जो उसे घूरती है, लेकिन क्यों, अरे उसने थोड़ी इस लड़की को बुलाया है यहाँ पर भीड़ मत लगाओ आप लोग, उसे नहीं छोड़ सकता है, पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत है। पूजा कुर्सी से खड़े होकर बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे जब तक आप उस शरीफ इंसान को नहीं छोड़ देती है जो केवल अपने वाइफ के इंसाफ के लिए लड़ रहा है। पूजा की बात सुनकर एक लड़का बोला। पूजा उसे अपने हाथ में लिए डंडा दिखाकर बोली, बाहर जाओ, अगर तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है उसके वे गुनाह होने के। पूजा सभी को बाहर जाने का इशारा करके बोली, देखो हम लोग रियान को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उस पर सीएम के बेटे की मौत का आरोप है, तो ये केस बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसे तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कोर्ट इजाजत ना दे दे। समीर सभी को समझाते हुए बोला, जिसे सुनकर सभी लोगों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, यह यहाँ से आप लोग को उसे छोड़ना ही होगा, बस बात खत्म। रिया जाने से साफ मना करके बोली, हाँ हाँ हम भी नहीं जाने वाले। पीछे खड़े सभी लोग बोले। रिया पूजा को घूरे जा रही थी, जिसे देखकर पूजा बोली, ओके मत जाओ। और फिर हवलदारों को देखकर बोली, इन सबको पास वाले लॉकअप में बंद कर दो और जब तक ये खुद जाने की ना बोले इन्हें मत छोड़ना। पूजा की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर सभी हवलदार उन्हें पकड़कर लॉकअप के अंदर ले जाने लगते हैं। तुम ये सही नहीं कर रही हो मैडम, और याद रखना मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल कर ही ले जाऊंगी, समझी? तुम उसका साथ छोड़ सकती हो, मैं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मास्क मैन, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रिया जोर से बोली रियान को देखते हुए, और उसकी बात सुनकर रियान अपना सिर पकड़ लेता है। क्या पागल लड़की पीछे पड़ गई है उसके यार, इसे अंदर डालो जल्दी। पूजा गुस्से से रिया को देखकर बोली तो एक लेडी कांस्टेबल उसे हाथ पकड़कर खींचकर रियान के पास वाले लॉकअप की ओर जाने लगती है, पर रिया उससे अपना हाथ छोड़कर रियान के पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे पास वाले लॉकअप में हूं और जल्दी तुम्हें इस जगह से बाहर निकलवा दूंगी। अरे मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। रियान रिया के ऐसा करने से पूजा को देख, जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी, इसलिए वो उससे अपने हाथों को छोड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम उससे मत डरो, वो कुछ नहीं करेगी और तुम वे गुनाहों मुझे पता है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी मास्क मैन। रिया रियान की आंखों में देखकर बोली, लेकिन क्यों? रियान परेशान होकर बोला, ये लड़की है यार, उसके पीछे पड़ गई, उसने गलती सी क्या इस बचा लिया। सभी लड़कों लड़कियों को लॉकअप में बंद कर दिया था, बस रिया हो जाने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे पूजा का गुस्से में उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाते हुए बोली, ये कोई पार्क नहीं है को तुम उससे रोमांटिक बात कर रही हो, चुपचाप अंदर जाओ। पूजा रिया को लॉकअप के अदन बंद करके बोली, तुम पुलिस वाली हो तो क्या कुछ भी करोगी, मैं तुम्हारी वर्दी 2 मिनट में उतरवा दूंगी लड़की। रिया गुस्से में बोली तो पूजा उसके पास आकर बोली, हाँ तो उतरवा दे, दम है तो तेरे बाप में, मैं नहीं डरती समझी किसी से। रियान फिर कुछ बोलती उससे पहले उसकी दोस्त पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रिया यार शांत हो जा, गुस्से से कुछ नहीं होगा, देख तेरी वजह से सभी लोग लॉकअप में बंद हो गए हैं। जिसे सुनकर रिया कुछ नहीं बोलती है और पूजा उसे घूर के पलटकार अपने कुर्सी पर बैठकर बोली, बड़ी आए, मुझे धमकी देने वाली, ज्यादा बोला तो सारा भूत उतार दूंगी आशिकी का। पूजा रियान और रिया को घूर के देखकर बोली, अरे पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूं पूजा जी। रियान पूजा को गुस्से में देखकर बोली और उसकी बात सुनकर पूजा बोली, तुम भी चुप रहो वरना कोर्ट के सजा देने से पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। रियान उदास होकर पूजा को देखने लगता है। मैडम जी, मास्क मैन ने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, उन लोगों ने उसकी वाइफ के साथ रेप करके उसे मार दिया था, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, प्लीज आप उसे और हमें जाने दीजिए। रिया की दोस्त बोली और बाकी सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, केवल रिया को छोड़कर जो मुंह फुलाकर साइड में खड़ी थी। पूजा उन सभी की बात सुनकर बोली, मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा होगा आप लोग एक अच्छा वकील को तैयार करो जो इसका केस लड़ सके, बाकी जमानत तो नहीं मिलेगी इसे। पूजा की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। एक दो लड़कों के पिता वकील होते हैं तो वे लोग फैसला करते हैं कि वे उनसे बात करेंगे इस बारे में। चल रिया, हमें जाना होगा बाहर, तभी हम मास्क मैन के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना उसके लिए और मुसीबत बढ़ जाएंगी। नहीं मैं नहीं जा रही कहीं, तुम लोग जाओ, रिया मना करके बोली तो सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं।
यार समझ, हमें उसे बचाने के लिए कई सारे सबूत जुटाकर वकील को देने, तभी कोई वकील तैयार हो सकता है केस लड़ने के लिए। हाँ हमें रिया, चलो यहाँ से। एक लड़की और बोली। तब भी रिया नामे सिर हिलाकर बोली, मैंने कहा ना तुम लोग जाओ, मुझे इन पुलिस वालों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि ये उसे अकेले में नहीं मारेंगे रात को। यार तब भी तो क्या कर लेगी, उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि हम वकील से बात करें। रिया की दोस्त बोली। पर रिया जाने से साफ मना कर देती है तो बाकी लोग ही चली जाती है। पूजा एक नज़र रिया को देखती है जो रियान के पास वाले लॉकअप में खड़ी थी। पता नहीं कहां से इस भूतनी को अपने पीछे लगा लिया, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, व्यवहार तो ऐसा कर रही है जैसे में नहीं है इसकी वाइफ हो। पूजा ये लड़की कौन है? पूजा ये सोच ही रही थी तभी समीर अपने हाथ में चाय का कप ली आकर पूजा के सामने की कुर्सी पर बैठकर बोला, देख नहीं रहे हो तुम, वो खुद को प्यार बोल रही है, उसका तो यही होगा। पूजा की बात सुनकर समीर शॉक होकर रियान को देखकर बोला, सच में भाई तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है? रियान ना में सिर हिला देता है लेकिन रिया हाँ में सिर हिला देती है तो समीर बोला, यार तुम में ऐसा भी क्या है कि इतनी खूबसूरत तुम्हें वाइफ मिली है और ये लड़की भी कितनी सुंदर है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मतलब ऐसा भी क्या तुम जो लड़कियां पागल है तुम्हारे पीछे, और एक हमें देखो अभी तक खाता तक नहीं खोला है और तुम्हारे पीछे लाइन लगी हुई है लड़कियों की। समीर दुखी होकर बोला तो पूजा बस सिर हिला देती है और रियान दुखी होकर बोला, भाई तो खुश हो और मेरी हालत देखो, लड़कियों के चक्कर में मेरा क्या हाल है, इससे अच्छा तो मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं होती। हाँ ये तो है कि मैं खुश हूं अपनी लाइफ में और तुम दुखी हो। समीर मुस्करा कर बोला तो रियान हाँ में सिर हिला देता है। पर तुम दुखी नहीं होते अगर तुम्हारी शादी इस पुलिस के जगह मुझसे हुए होती मास्क मैन। उन दोनों की बात सुनकर रिया पूजा को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, और उसकी बात सुनकर पूजा उसे बिना देखे बोली, हाँ तो तुम्हें किसने रोका है, जाओ कर लो इस खूनी से शादी, लेकिन मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। पूजा ने ये बात रिया के लिए बोली थी लेकिन उसके कहने का मतलब रियान समझ रहा था और वो गहरी सांस लेकर लेता है बस और पलटकर अंदर जाकर एक कोने में बैठ जाता है। तुम उदास मत हो मास्क मैन, इस पुलिस वाली को तुम्हारी सच्ची नहीं पता और ये लोग सच जानना हो नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम इनसे कोई उम्मीद मत लगाना, ये सिर्फ अपने प्रमोशन के भूखे होते हैं जिसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं बुरे लोग। रिया पूजा को देखे बोले जा रही थी, उसे लग रहा था कि इस समय वो जो भी बोलेगी उससे रियान के दिल में वो अपने लिए जगह बना लेगी और इस पुलिस वाली को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकेगी। लेकिन रियान उसके बातों पर ध्यान ही दे रहा था, वो तो चुपचाप नीचे बैठकर पीछे दीवार से टेक कर पूजा को देखे जा रहा था, समझने बैठी थी उसके और अपना सिर नीचे करके अपना काम कर रही थी। पूजा रिया की बकबक सुनकर परेशान होकर एक लेडी कांस्टेबल से बोली, कोई इसके मुंह पर टेप लगा दो यार या फिर इसे बाहर फेंक दो चौकी से। पूजा की बात सुनकर वो लेडी कांस्टेबल रिया को देखती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर नामे सिर हिला देती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, बस उसे यहीं पर रहने दीजिए। रात के 8 बजे पुलिस चौकी में शिफ्ट चेंज हो रही थी, सभी हवलदारों के बदले नई हवलदार आ गए थे। रात को ड्यूटी करने वाले समीर अपने केबिन से निकल कर पूजा के पास आकर बोला, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। समीर की बात सुनकर पूजा अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखती है और फिर रियान के लॉकअप की तरफ जहां वो एक कोने में बैठा हुआ था। पूजा, उसे अब पूरी रात यही निकालनी है और लेकिन तुम्हें जाना होगा घर पर, रात को ड्यूटी करने वाले इंस्पेक्टर अली आते ही होंगे। समीर पूजा को देखकर बोला और उसकी बात सुनकर पूजा कुछ बोलती उससे पहले चौकी के अंदर एक टकला आदमी पुलिस की वर्दी पहने हुए अंदर आते हुए बोला, अरे मिस पूजा, आप अभी तक गई नहीं है क्या घर पर? जिसे सुनकर समीर और पूजा इंस्पेक्टर अली को देखते हैं। समीर और इंस्पेक्टर अली एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर इंस्पेक्टर अली पूजा से हाथ मिलता है। पूजा अपने कुर्सी से खड़े होकर उससे हाथ मिलाते हुए बोली, वो बस में जा हो रही थी। इतना बोल वो फाइल साइट में रखने लगती है। रहने दीजिए मिस पूजा, मैं देख लूंगा, आप जाओ, आपको लेट हो रहा होगा घर के लिए। पूजा जिसे सुनकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, वैसे आप आज रात यहाँ हो मेरी जगह तो इस लॉकअप में बंद इंसान पर नजर रखना, वो भागे ना। पूजा रियान की तरफ उंगली करके बोली, क्यों, ऐसा भी क्या खास है इस अपराधी में जो मुझे इस पर सब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी? अली रियान को देखकर बोला तो समीर मुस्करा कर बोला, वो पूजा का पति है। जिसे सुनकर अली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शौक से रियान को देखकर फिर पूजा को देखता है तो पूजा हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ पर वो एक अपराधी है इसलिए उस पर कोई दया मत करना, जैसे तुम बाकी अपराधी के साथ पेश आते हो वैसे ही पेश आना उसके साथ भी। अली हाँ में सिर हिलाकर बोला, लेकिन इन्होंने ऐसा भी क्या अपराध कर दिया कि आप इन्हें लॉकअप में बंद कर दिया है?
वो मास्क मैन है, समीर बोला तो अली और शौक हो जाता है। इसलिए वो रही हूं, उस पर नजर रखना वो भाग ना जाए, और मेरा पति है तब भी उस पर कोई दया मत करना। पूजा रियान को देखकर बोली, जो अपना सिर ऊपर करके उसे देख रहा था। पूजा फिर समीर के साथ जाने को होती है, लेकिन तभी रिया बोली, कितनी बुरी हो तुम, भगवान करे इस लड़की किसी के लाइफ में नहीं आए। रिया की बात सुनकर पूजा के कदम 5 वही रुक जाते हैं और वो सिर मोड़कर उसे देखती है, जो रियान के पास वाले लॉकअप में अभी भी बंद थी। पूजा के देखने पर रिया गुस्से में उसे देखे बोली, मुझे घूरने से सच नहीं बदल जाएगा। पूजा मैडम, अरे तुम्हें जब अपने पति पर विश्वास नहीं था तो क्यों की थी उससे शादी, वो भी उसकी मर्जी के बिना, जबकि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिल में उसका प्यार उसकी पहली वाइफ तनु थी, जिसके यादों के सहारे वो जी रहा था, और उसका बदला लेने वो इस मुंबई शहर में आया था। लेकिन तुमने उसकी लाइफ में आकर ना उसे अपनी वाइफ का बदला लेने दिया और ना उसे जीने दिया था। पूजा, अरे उसने एक पुलिस वाली पर विश्वास करके सबसे बड़ी गलती की थी। रिया गुस्से में बोले जा रही थी और सभी सुन रहे थे। पूजा के आंखों में आंसू आने को होते हैं, और ये देख इंस्पेक्टर अली गुस्से में रिया के पास आकर अपना डंडा लॉकअप के लोहे के डांडों में मारकर बोला, लड़की चुप हो जाओ। और पूजा को देखकर बोला, मिस पूजा आप जाओ, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने बस अपना फर्ज निभाया है, कुछ गलत नहीं किया आपने। अली की बात सुनकर पूजा एक नजर रियान को लॉकअप की तरफ देखकर वापस पलटकर जाने लगती है समीर के साथ, जिसे देखकर रिया जोर से चीखते हुए बोली, तुम भले ही उसका साथ नहीं दे सकती हो और उसे इस तरह की मौत दे रही हो पूजा मैडम, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम भी अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकती हो। तुम भी दर्द में तड़प तड़प कर मरोगी, जैसे आज उसे दर्द हो रहा है वो तुम भी मिलेगा, याद रहना मेरी बातों को। लड़की चुप रहे वरना, अली गुस्से से रिया से बोला तो रिया उसे देखकर बोली, वरना क्या कर लोगे तुम पुलिस वाले, बस दूसरों को दर्द और दुख देने के अलावा तुम लोगों को आता क्या है, अरे पैसे वालों के पैरों में गिरकर उनके तलवे चाटना वालों, तुम्हें इससे क्या कि जिसे तुमने गिरफ्तार किया है वो अपराधी है भी या नहीं। लेकिन याद रखना मेरी बात को मिस पूजा सिंह, तुम अपने पति को दर्द में मरते हुए छोड़ सकती हो उसके वे गुनाह होने पर भी, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे प्यार की तरह झूठा नहीं है। मैं उसका साथ आखिर समय तक दूंगी और उसे कुछ हुआ तो कूद भी मरना पसंद करूंगी, लेकिन उसे अकेले नहीं छोड़ोगी, समझी तुम। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम्हारी तरह झूठा नहीं। रिया बहुत तेज आवक में बोल रही थी और उसकी आवाज पूजा के कानों से दिल तक जा रहे थे। पुलिस थाने से बाहर आने के बाद भी उसके कानों में उसके हर एक शब्द पूछ रहे थे। समीर अपनी बाइक लेकर आ जाता है पूजा के आगे तो पूजा चुप चाप पूछे बैठ जाती है। समीर देख पा रहा था कि उसके दोस्त की क्या हालत हो रही है। पूजा ने जो किया वो अपनी पुलिस की ड्यूटी के वजह से किया, लेकिन वो एक वाइफ भी, और वो रियान से कितना प्यार करती है ये बात उसे बहुत अच्छे से पता है। वो भी पागल है रियान के पीछे और उसे दुनिया में केवल वो ही पसंद आया था। तभी तो एक बार खोने के बाद जब वो उसे फिर से मिला तो पूजा ने बिना उसके पास्ट के बारे में कुछ भी जाने सीधी उससे शादी कर ली थी, ताकि वो उससे दूर ना हो कभी भी। पर उसे कहाँ पाता था कि उसने जिससे शादी की अपना पुराना रियान समझकर, वो तो एक बहुत बड़ा अपराधी निकला, जिससे अब उसके दिल पर क्या बीत रही है वो किसी को नहीं बता सकती। समीर पूजा के बारे में सोचते हुए बाइक चला रहा था और वो ये भी देख रहा था कि पूजा अपने आंखों से बह रहे आंसू को कितना रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद अब उसके रोने से नहीं रोका जा सकता था खुद को। समीर समझ रहा था पूजा के अदन उठ रहे सवालों और जवाबों के साथ वो खुद को कितना बुरा समझ रही होगी ये भी। समीर फिर कुछ सोचकर बाइक को समंदर किनारे लाकर रोक देता है। पूजा आसपास देखते हुए भारी गले से बोली, समीर हम यहाँ क्यों आए हैं बताता हूँ, पहले उतरो नीचे। समीर बोला तो पूजा उतरकर साइड में खड़े होकर दूसरी तरफ मुंह करके पहले अच्छे से आंसू साफ कर लेती है ताकि समीर उसे रोता हुआ ना देख। समीर अपनी बाइक को खड़ी करके पूजा को इस करते हुए देखता रहता है और कब पूजा खुद के आंसू को रोकने में सफल हो जाती है तो वो उसे देखकर बोला, क्या तुम ठीक हो। पूजा हाँ में सिर हिला देती है तो समीर अपने पैरों से जूते उतारकर उन्हें बाइक के पास रख देता है। पूजा उसे कंफ्यूज होकर देखती है तो समीर मुस्कुरा कर उसे भी ऐसा करने को बोलता है। पूजा चुपचाप ऐसा करती है और फिर समीर के साथ समंदर के किनारे चलने लगती है। ठंडा पानी उनके पैरों में लग रहा था। मुझे पता है पूजा ये तुम्हारे दिल के दर्द को कम नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ अकेले में अपने दिल के दर्द को बाहर निकाल सकती हो। समीर की बात सुनकर पूजा गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कोई दर्द नहीं है समीर, मैं ठीक हूँ और मैंने जो किया मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है और ना कभी होगा कि मैंने एक अपराधी को पकड़कर जेल में डाला था।
को तो सही है और मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया उसे गिरफ्तार करके पूजा, लेकिन फिर भी तुम उस इंसान से प्यार करती थी बहुत हद तक, तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिल में दर्द होना मुमकिन है और तुम भले ही सबसे इस चीज को सबसे छुप सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। समीर की बात सुनकर पूजा के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपना सिर नीचे करके कुछ देर ही खड़ी रहती है और फिर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ ये सच है कि मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती थी पर अब नहीं शायद समीर। अच्छा तो तुम्हारा प्यार एक दिन में खत्म हो गया? समीर मुस्कुरा कर बोला तो पूजा अपना सिर ऊपर करके उसे देखती है और फिर समंदर की ओर देखकर बोली, हाँ ऐसा ही समझ लो, मैं इस इंसान से अब प्यार नहीं कर सकती समीर, जिसके हाथ पता नहीं कितने लोगों के खून से रंगे हुए हैं, वो इंसान सिर्फ मेरी नफरत के लायक है और अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने इस इंसान से प्यार किया था कभी। समीर पूजा की बात सुनकर उसके आंखों में देखता है कुछ देर और फिर वो भी समंदर की लहरों को देखते हुए बोला, शायद ऐसा हो पूजा, लेकिन फिर भी तुम्हें सच का पता तो लगाना ही चाहिए। मुझे सच पता है समीर कि उसने ऐसा अपनी वाइफ के लिए किया था और वजह जो भी हो पर वो एक अपराधी है, मैं उसे सजा दिलाकर ही मानोगी, फिर चाहे वो मौत की सजा हो क्यों ना हो। पूजा समीर की तरफ देखकर बोली और समीर भी उसे देखकर गहरी सांस लेकर बोला, ओके अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें कौन रोक सकता है भला। इतना बोल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पूजा भी हल्का मुस्कुराकर बोली, हाँ सही बोला, मैंने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया और मुझे मेरे फैसले से बदलने वाला कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो। अरे भला मुझ में इतनी ताकत कहाँ पूजा मैडम कि आपका फैसला बदल सकूं। जिसे सुनकर पूजा मुस्कुरा देती है और फिर वापस बाइक की तरफ जाने लगते हैं। पूजा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, अगर वो खूनी है तो उसे सजा दिलाना ही होगा हमें। समीर पूजा के साथ चलते हुए बोला और उसकी बात सुनकर पूजा हाँ में सिर हिलाकर बोली, थैंक्स समीर, मैं उस इंसान को अब हमेशा सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ जिसने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार के साथ ऐसा खेल खेला है। मैं उससे अंधा प्यार करती थी, तभी तो बिना सोचे समझे उससे शादी की थी और अपनी फैमिली से लड़ जाती थी और उसने उसकी का फायदा उठाकर ऐसा किया। मैं अब उसे बताना चाहती हूँ कि पूजा सिंह जब प्यार करती है तो खुलकर करती है और जब नफरत करती है तो वो भी खेल कर करती हूँ। अब असली खेल शुरू होगा जिसमें मुझे उसे मरते हुए देखना है। जरूर पूजा, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा के बाइक पर बैठने के बाद समीर बाइक को पूजा के घर की ओर तेजी से ले जाते हुए बोला, जिससे पूजा के आंखों में एक आग जलने लगती है रियान के लिए नफरत की। पर क्या पूजा ऐसा कर पाएगी? कहीं उसका प्यार बीच में ना आ जाए, ये देखना मजेदार होगा। सिंह विला घर के हॉल में सुषमा जी, विक्रम और राजीव ही रात का डिनर कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर। क्या हुआ, क्या बहू नहीं आएगी खाने के लिए? सुषमा जी विक्रम को देखकर बोली। जिसे सुनकर विक्रम कुछ बोलता उससे पहले राजीव जी बोले, वो इस घर के बहू नहीं है, देखा नहीं आप लोगों ने, उसका भाई एक खूनी निकला है। तो क्या डैड? अपने पिता की बात सुनकर विक्रम उन्हें देखकर बोला, तो ये मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए, बात खत्म। राजीव की बात सुनकर विक्रम एक नजर अपनी मां को देखता है जो इशारे में उसे कुछ ना बोलने का इशारा कर रही थी, तो विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, ओके आपको नहीं पसंद तो मैं अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ लिए कुछ भी सुनना नहीं पसंद करूंगा। जिसे सुनकर राजीव जी उसे घूरते हैं तो सुषमा ही इनके हाथ पर अपना हाथ रख उन्हें चुप रहने का इशारा करके बोली, रहने दीजिए प्लीज, वो बच्ची बहुत प्यारी है और उसके भाई की किए की सजा उसे देना भी सही नहीं होगा। आप? राजीव जी उन्हें देखकर कुछ बोलते लेकिन सुषमा जी उल्टा उन्हें आंखें दिखाकर शांत रहने का इशारा करती है, तो राजीव जी कुछ नहीं बोलते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटे, तुम तो बताओ कि बहू क्यों नहीं आई डिनर के लिए? सुषमा जी विक्रम देख बोली और उनकी बात सुनकर राजीव जी उन्हें घूरते हैं लेकिन सुषमा जी उन्हें इग्नोर कर देती है। मॉम आपको पता है ना खुशबू अपने भाई से कितना प्यार करती है, वो उसके बिना रो रही है और रो रो कर सो जाती है, पूरे दिन से उसका यही हाल है। विक्रम परेशान होकर बोला तो सुषमा जी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। इस कैसे काम चलेगा विक्रम, वो कुछ नहीं खाएगी और रोएगी तो बीमार जो जाएंगी। हाँ मॉम मुझे भी यही चिंता हो रही है, विक्रम बोला तो सुषमा जी बोली, अच्छा एक काम करते हैं, डिनर करके चलते हैं, देखते हैं शायद मेरे हाथों से कुछ खा ले मां समझकर। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है। तभी घर का मेन डोर खोलकर पूजा अदन आने लगती है, सभी लोग उसे देखते हैं। आओ बेटी खाना खा लो। पूजा जिसे सुनकर रुक कर सभी को देखकर फिर ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं मॉम मुझे भूख नहीं है मॉम। इतना बोल वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। कीड़े पड़े, उस आदमी को पता नहीं कहां से आया था मेरी बच्ची की लाइफ में। सुषमा जी बोली और उनकी बात सुनकर पूजा के कदम पहली सीढ़ी पर रुक जाते हैं। तभी राजीव जी बोले,
उसे लड़के को कोसने से कुछ नहीं होगा, उस इस घर में और खुद के लाइफ में लाने वाली हमारी बेटी थी। बताओ, पुलिस वाली होकर एक सही सा लड़का नहीं ढूंढ पाई ये? अरे बच्ची है वो, हो गई उससे गलती, क्या अब आप उसे हमेशा ताने मारेंगे क्या इसके लिए? सुषमा जी बोली, एक नज़र पूजा को देखकर, ताना नहीं मारा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और इस उतना ही बुरा लग रहा है ना पूछो इससे। क्या ये अब हमारी पसंद के लड़के शादी करेगी? ये अब किसी और खूनी को पकड़कर उससे शादी का इरादा है इस लड़की का? राजीव जी गुस्से में बोले और उनकी बात सुनकर सुषमा जी पूजा को देखती है जो बिना कुछ बोले सीढ़ियां से ऊपर जा रही थी। हाँ कर लेगी, अब उसे पता चल गया है कि उसकी पसंद कितनी खराब है, इसलिए इस बार वो हमारी पसंद के लड़के से शादी कर लेगी। सुषमा जी की बात सुनकर राजीव जी पूजा को देखते हैं जो लास्ट सीढ़ी पर रुक गई थी। ठीक, अगर ऐसा है तो हम कल ही मिस्टर ओबरॉय को बुलाकर शादी की डेट तय कर लेते हैं। इतना बोल वी चोर नजरों से पूजा को देखते हैं। उन्होंने ये बात बोल तो दी थी लेकिन उन्हें अपनी बेटी का डर लग रहा था कि वो फिर से गुस्से में उन्हें कुछ ना बोल दे, लेकिन पूजा बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है और ये देखकर राजीव और सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मतलब वो तैयार है विनोद से शादी के लिए? राजीव जी खुश होकर बोले तो सुषमा जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ बिल्कुल, अगर उसे मना करना होता तो वो अपने मुंह पर कर देती, उसकी ये चुप साफ साफ बता रही है कि वो तैयार है उससे शादी के लिए। राजीव जी खुशी से अपना फोन निकाल कर बोले, मैं ये खुशखबरी मिस्टर ओबरॉय को देता हूँ, वे भी खुश हो जाएंगे, वरना बहुत गुस्सा है वे मुझसे और पूजा से। इतना बोल राजीव जी मिस्टर ओबरॉय को कॉल लगा देते हैं। हेलो मिस्टर ओबरॉय, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ गुस्से भरी आवाज, हाँ तो मैं क्या करूं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? राजीव सिंह, मैंने क्या बोला था तुम्हें कि अब अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दो? जी मुझे याद है, लेकिन अब इन सब की जरूरत नहीं है। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आप मुझे पर पैसों की बारिश कर दोगे। राजीव जी खुश होकर हॉल में इधर से उधर घूमते हुए बोले और उन्हें देखकर सुषमा जी मुस्कुरा रही थी। मॉम डैड क्यों करना चाहते हैं उससे दी की शादी? अरे उसने दी के साथ क्या करने की कोशिश की थी? विक्रम बोला, हाँ पाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। पूजा उस घर की बहू बनकर खुश रहेगी और हम भी, वरना वे लोग हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन मॉम चुप। सुषमा जी विक्रम को आंखें दिखाकर कुछ नहीं बोलने का इशारा करती है। राजीव सिंह, पैसों की बारिश नहीं, अब तुम पर गोली की बारिश होगी अगर तुमने जल्दी में खुशखबरी नहीं बताई तो। मिस्टर ओबरॉय की धमकी सुनकर राजीव जी गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा सुनो, पूजा विनोद से शादी के लिए तैयार है और अब आप लोग आकर शादी के डेट तय कर लो। अच्छा तुम सच बोल रहे हो ना मिस्टर राजीव, वरना सोच लेना। मिस्टर ओबरॉय फिर से धमकी देते हुए बोले, अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा सोनो उसके हाँ करने की वजह। इतना बोल राजीव जी मिस्टर ओबरॉय को सब कुछ बता देते हैं रियान के बारे में। जैसे सुनकर मिस्टर ओबरॉय बोले, ओ तो ये बात है, फिर ठीक है। तो आप आ रहे हैं ना शादी की डेट तय करने? राजीव जी मुस्कुराकर सुषमा जी को देखकर बोले, जो मुस्कुरा रही थी उन्हें देखकर। हाँ लेकिन शादी की डेट तय करने नहीं, बल्कि शादी करने। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए कल शादी होगी। जिसे सुनकर राजीव जो शौक होकर बोले, क्या कल शादी इतनी जल्दी कैसे होगी? उनकी बात सुनकर सुषमा जी और विक्रम भी हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर राजीव, अगर तुम्हें कल जल्दी लग रहा है तो अभी इसी समय में आ रहा अपने बेटे को लेकर और अभी शादी करवा देते हैं, बोलो कैसे रहेगा? मिस्टर ओबरॉय की बात सुनकर राजीव जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं कल ही ठीक है, फिर सब हो जाएगा, अब बस शाम को आ जाना। गुड राजीव, लेकिन एक बात याद रखना, कल यहाँ तो पूजा और मेरे बेटे की शादी होगी या तुम्हारी बर्बादी। जिसे सुनकर राजीव अपने माथे से पसीना साफ कर बोले, जी। और मिस्टर ओबरॉय के कॉल काटने के बाद परेशान होकर आकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और काल शादी कैसे होगी? पूजा क्या मानेगी? सुषमा जी की बात सुनकर राजीव जी परेशान होकर बोले, तो मैं क्या करूं? उस बूढ़े ने मुझे धमकी दी है कि यहाँ तो पूजा उसके बेटे से शादी करे या फिर हम सब खत्म। क्या क्या? सुषमा जी और विक्रम शौक होकर बोले और उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। मॉम, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ से अभी जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। मुझे नहीं लगता कि पूजा इतनी जल्दी मानेगी और वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। विक्रम डरते हुए बोला, बेटे तो अपनी माँ को छोड़कर जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, हम लोग इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे। सुषमा जी डरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजीव जी बोले, कुछ भी हो सकता है डैड, एक शेर है तो दूसरी उससे बड़ी वाली शेरनी है।
विक्रम रोनी सी शकल बनाकर बोला तो सुषमा जी भी रोनी सी शकल से अपने पति को देखती है, जो भी परेशान हो गए थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या करें। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज आए, मैं तैयार हूं कल शादी के लिए। जिसे सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां पर पूजा खड़ी थी, जो अपनी बात बोलकर एक नजर तीनों को देख पलट कर चली जाती है वापस अपने रूम में। क्या मैं सपना देख रही हूं जी? सुषमा जी शौक में बोली तो राजीव जी बोले, शायद मुझे भी ये किसी सपना से कम नहीं लग रहा है। हमारी बेटी ने पहली बार हमारी किसी बात में हाँ मील दी है। चलो दी के इस फैसले से मैं और मेरी मासूम वाइफ बच गए। विक्रम ऊपर की ओर हाथ जोड़कर बोला और उसे ऐसा करते हुए देख और उसकी बात सुनकर राजीव और सुषमा जी उसे घूरती है। नालायक, तू और तेरी बीबी ही क्या मासूम है? इस घर में हम लोग नहीं है क्या? सुषमा जी बोली, वो मुझे नहीं पता पर मेरी बीबी बहुत मासूम है, आप उसके लिए खाना लगाओ, वो भूखी है। विक्रम बोला और एक प्लेट लेकर खुद लगता है। राजीव और सुषमा जी बस सिर हिला देते हैं, ये लड़का अभी से गुलाम बन गया बीबी का। पूजा के रूम में पूजा विनोद से शादी की हाँ बोलकर वापस रूम में आकर डोर बंद करके और फिर आईने के सामने आकर खुद को देख बोली, रियान तुमने मुझे मास्क मैन बनकर बचाया था, पर अब खुद उस इंसान से शादी करने जा रही हूँ। तुम कल जब कॉल को सजा मिलेगी तब मैं उस इंसान से शादी कर लूंगी और ये मेरी सजा होगी कि मैंने क्यों तुमसे प्यार किया था। कभी तुम अपनी सजा काटकर ऊपर चले जाओगे, लेकिन मैं अपनी सजा उम्र भर भुगतूंगी। इतना बोल पूजा मुस्कुराने लगती है, लेकिन फिर उसके एकदम से वही बैठकर रोने लगती है। आई हेट यू रियान, मुझे नफरत है तुमसे और खुद से भी। तुमने किसी और से शादी कर ली थी यान जानकर कि मैं तुम से प्यार करती थी बहुत, फिर भी तुमने ऐसा किया क्यों? और अब उसका बदला लेने के लिए मेरे साथ खेलने चले आए तुम। क्या सोचा ये सब जानकर मैं तुम्हारा साथ दूंगी? इसका बदला लेने में नहीं रियान, कभी नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं। अब तुम उसके लिए मारो या उम्र भर जेल में निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस इंसान से ना अब प्यार करूंगी ना उसकी हेल्प करूंगी। तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे प्यार को लात मारकर किसी और का हाथ थाम था, तो अब उसके साथ और उसके लिए मारो। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करोगी, कभी नहीं। याद रखना, मुझे तुमसे नफरत है, बहुत नफरत, और इस नफरत में तुम्हारे साथ खुद को भी खत्म कर लूंगी, देखना अब तुम। पूजा रोते हुए बोले जा रही थी। पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर अली रिया को देखकर एक हवलदार से बोला, इस लड़की को जाने दो, इसने कोई अपराध नहीं किया है। जिसे सुनकर एक हवलदार अपने हाथ में चाबी लेकर रिया के लॉकअप की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रिया नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। मैडम, ये आपका घर नहीं है, जो आपको जाना नहीं है यहाँ से। अली बोला, मुझे नहीं जाना है। रिया फिर से बोली, लेकिन वो हवलदार डोर खोलकर उसे बाहर आने को बोलता है, पर रिया और पीछे होती जा रही थी। देखो मैडम, आप लेडीज हैं, इसलिए मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। चुपचाप निकालो यहाँ से और घर जाओ, रात हो रही है, आपकी फैमिली वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। अली रिया को देख बोला गुस्से में, पर मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने मास्क मैन के पास रहना है। रिया पीछे होते हुए बोली, जिसे देखकर हवलदार इंस्पेक्टर अली को देखता है तो इंस्पेक्टर अली गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, नहीं मान रही है तो पकड़कर बाहर निकाल दो इसे अभी। जिसे सुनकर दो हवलदार और पूछ जाते हैं और सभी रिया को अदन से पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। ये गलत कर रहे हो तुम लोग, मेरे साथ एक लेडीज को हाथ लगाना गलत है, मैं तुम सबकी कंप्लेंट कर दूंगी महिला आयोग में। इंस्पेक्टर अली अपने कान में उंगली डालकर बोला, जल्दी बाहर निकालो इसे। तुम कमीने इंसान, मुझे उसके पास रहना है, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है तुम्हें? लेकिन वे हवलदार रिया को बाहर खड़ा कर देते हैं। रिया फिर से अदन जाने को होती है तो बाहर खड़े दो हवलदार उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, जिससे वो ना चाहकर भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और पलट कर जाने लगती है। ये देखकर तीनों हवलदार वापस अंदर आ जाते हैं। चली गई ना वो? अली बोला तो एक हवलदार जी साहब बोलता है, गुड, पूरा मूड खराब कर रखा था 2 घंटे से। इतना बोल अली अपना सिर पकड़कर अपनी आंखें बंद करके सीट से सिर टेका कर लेता है। सर, आपके लिए चाय लेकर आऊं क्या? एक हवलदार बोला तो अली हाँ में सिर हिला देता है और फिर कुछ सोचकर बोला, एक काम करो, 2 कप लेकर आना। वो हवलदार जी साहब बोलकर चला जाता है और उसके जाने के बाद अली आंखें खोलकर रियान को देखता है, जो चुपचाप बैठा हुआ था नीचे। अली खड़ा होकर रियान के लॉकअप के बाहर आ जाता है और एक हवलदार से उसे खुलवा कर अंदर चला जाता है। रियान जो अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था, वो अपना सिर ऊपर करके अली को देखता है। तभी एक हवलदार कुर्सी लेकर आता है, 1-2 लानी थी ना तुम्हें? अली उस हवलदार से बोला तो सॉरी सर बोलकर जाने लगता है।
नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, रियान बोला तो अली उसे जाने को बोल देता है तो वो हवलदार चला जाता है और अली कुर्सी पर बैठ जाता है। हाँ तो मिस्टर रियान सिंह, कैसे हो तुम? इतना बोल वो मुस्कुरा कर बोला, सॉरी, भला कोई लॉकअप में अच्छा कैसे हो सकता है? मेरा नाम रियान कुमार है, रियान सिंह नहीं। रियान अली को देखकर बोला, अरे तुम इस शहर के बड़े बिजनेसमैन राजीव सिंह के दामाद और एक पुलिस वाली के हस्बैंड हो, जो भी सिंह, तो भला तुम्हारे नाम के साथ सिंह क्यों नहीं लगेगा? अली मुस्करा कर बोला तो रियान गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन आप भूल रहे हैं कि अब मैं सिर्फ एक मुजरिम हूं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है और था भी तो अब नहीं रहा। रियान पूजा के बारे में सोचकर बोला और उसकी बात सुनकर अली हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ ये सही बोला तुमने, लो चाय पियो। हवलदार के हाथ से एक चाय का कप लेते हुए और दूसरा कप रियान को देने का इशारा करके अली बोला। रियान कुछ सोचकर उस हवलदार के हाथों से चाय का कप ले लेता है, जिसे देखकर अली उस हवलदार को जाने का इशारा कर देता है और उसके जाने के बाद अली चाय पीते हुए रियान को देखकर बोला, वैसे तुमने सीएम के बेटे को क्यों मारा था और क्या वजह है मास्कमैन बनने की, क्योंकि तुमने ये काम शौक से तो नहीं किया होगा? अली की बात सुनकर रियान हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखता है और फिर अपने हाथ में लिए चाय के खाली कप को नीचे रखते हुए बोला, तो ये सब इसलिए था ताकि अब मुझसे सच जान सके। हाँ ऐसा समझ लो तुम, वैसे मैं किसी अपराधी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता नहीं हूँ, लेकिन क्या ना तुम मिस पूजा के पति हो तो सोचा तुम्हारे साथ प्यार से पेश आते हैं और तुम मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकते हो अपना सच। अगर तुम निर्दोष हुए तो मेरा वादा है कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो ना हो, मैं जरूर हूँ। अली रियान को देखकर बोला, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ अपना गुनाह काबूल करने के लिए। अली रियान की बात सुनकर बोला, लेकिन इस तो तुम्हें सिर्फ मौत की सजा मिलेगी, पर अगर तुमने मुझे बताया तो मैं जरूर तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। रियान बोला तो इंस्पेक्टर अली के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वो अपने हाथ में लिए चाय के कप को कसके पकड़कर बोला, देखो मैं तुमसे आखिर बार पूछ रहा हूँ, मुझ बता तुमने ऐसा क्या किया था, वरना तुम क्या कर लोगे? इंस्पेक्टर, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, बस बात खत्म, और मुझे कुछ बताना होता ना तो मैं अपनी वाइफ को बताता, आपको क्यों? रियान अली की आंखों में देखकर बोला तो अली गुस्से में अपने हाथ में लिए कप में जिसमें गर्म चाय थी उसे रियान के चेहरे पर मार देता है। रियान अपने आंखें बंद करके अपने हाथ से अपने चेहरे को साफ करके बोला, क्या साहब चाय पीने के लिए होती है, किसी के चेहरे पर मारने के लिए? लेकिन तभी इंस्पेक्टर अली गुस्से में कुर्सी से उठकर रियान के पास आकर उसके सिर के बाल पीछे से पकड़कर फिर उन्हें खींचकर पीछे से नीचे को और रियान का चेहरा ऊपर कर उसके आंखों में घूरते हुए बोला, दो कौड़ी के इंसान तेरे साथ में इतने अच्छे से बात कर रहा था और तू साला मुझे तेवर दिखा रहा है। इंस्पेक्टर अली को क्या समझा, मैं भी तेरी वाइफ पूजा जैसा हूं जो तेरे इन नखरे सहूंगा। रियान अभी भी अली के आंखों में घुरे जा रहा था, जिसे देखकर अली को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तेरी तो मैं आंखें देखता है मुझे, इतना बोल वो रियान को पिटना शुरू कर देता है लताओं से जोर जोर, लेकिन रियान उसे घूरना बंद नहीं करता है। वो नीचे लेटकर अली की लातें खा रहा था और उसे घूरे जा रहा था। लॉकअप के बाहर सभी हवलदार ये नजारा देख रहे थे। इसने सर को क्यों गुस्सा दिला दिया यार, अब ये गया काम से। एक हवलदार बोला तो दूसरा बोला, मुझे डर है सर, इसको कभी इनकाउंटर ना कर दे गुस्से में। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम पता नहीं है ये आदमी पूजा मैडम का पति है, अगर इस कुछ हुआ तो सर की नौकरी तो जाएगी, ऊपर से पूजा मैडम भी गुस्से में सारे बहुत सुनाएगी। तीसरा हवलदार धीरे से बोला। तभी उन तीनों को अली देखता है पलटकर तो तीनों अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। रियान की हालत खराब देखकर अली लंबी लंबी सांसें लेकर वापस कुर्सी पर बैठकर बोला, साले तू पुलिस वाली के हस्बैंड है तो क्या कुछ भी करेगा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे आंखें दिखा सके। जिसे सुनकर रियान दर्द में अपने मुंह से खून साफ करके दीवार के सहारे बैठकर बोला, बस इतने में थक गया तू इंस्पेक्टर अली, अपन ने इससे 10 गुना मार खाई है पुलिस की, तो ये तो कुछ नहीं है और अपन किसी से नहीं डरता है। अली गुस्से से रियान को फिर से घूरने लगता है और फिर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, साले तू फांसी की मौत मरे यही तेरे लिए सही है, और बहुत समझ, मेरे पास तेरा केस नहीं है वरना अभी तक तेरी लाश पड़ी होती नहीं। अली इतना बोल खड़ा हो जाता है कुर्सी से और फिर पलट कर जाने लगता है लॉकअप से बाहर। इंस्पेक्टर अली, अगर तेरे पास केस होता ना तो अभी तक तेरी लाश नहीं पड़ी होती, मेरी वाइफ के वजह से मैं कानून को हाथ में नहीं ले पा रहा हूं, समझा तू? रियान की बात सुनकर अली ही रुक जाता है और गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। ये इंसान उसे मजबूर कर रहा है इस मारने पर, लेकिन उसे खुद को शांत करना होगा। इतना बोल वो गहरी सांस लेकर गुस्से में तेज कदमों से लॉकअप से बाहर निकल जाता है।
और अपनी टेबल के पास आकर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोला, पहली बार मुझे बहुत बेइज्जती जैसा फील हो रहा है और बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं मैं। मेरे पास पुलिस की पावर है लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अली गुस्से में बोले जा रहा था, तभी टेबल पर रखा फोन बजता है तो अली खुद को कंट्रोल करके कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कमिश्नर सर की आवाज सुनकर जल्दी से बोला, जय हिंद सर। अली तुम ड्यूटी पर हो ना? कमिश्नर सर की आवाज आए। जी सर मैं थाने में ही हूँ। अली वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला तो कमिश्नर सर बोले, गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है? जी सर। अली सीरियस होकर बोला और फिर दूसरी तरफ से कमिश्नर उसे ऐसा कुछ बताने लगते हैं जिसे सुनकर अली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो अपने चेहरे की मुस्कान छुपाकर बोला, जी सर काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अली के हाथों से कोई काम अधूरा बच ही नहीं सकता। हाँ मैं तुमसे यही उम्मीद थी अली, और ये काम तुम ही कर सकते हो ये भी मुझे पूरा विश्वास है, तभी मैंने तुम्हें चुना है। कमिश्नर सर की आवाज आए, थैंक्स सर मुझ पर विश्वास करने के लिए, और अब आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, काम भी हो जाएगा और किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। सभी को ये केवल एक आम इनकाउंटर लगेगा जिसमें वो भागने की कोशिश कर रहा था और हमने उसे गोली मार दी। गुड अली, अब मुझे काम होने के बाद कॉल करके बता देना और वीडियो भेज देना उसकी जो मैं सर को भेज सकूं। कमिश्नर बोले तो अली जी सर बोलकर कॉल काट देता है और फिर मुस्कुराने लगता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, तेरा खेल खत्म, अब देख अली की असली पावर। इतना बोल अली अपनी टोपी पहनकर और हाथ में डंडा लेकर हवलदार से बोला, उसे उठाकर बाहर लाओ जल्दी। और वो थाने से बाहर आ जाता है और दो हवलदार रियान को पकड़कर लेकर बाहर जाते हैं और उसे गाड़ी में पीछे बैठा कर बैठ जाते। अली जो आगे बैठा हुआ था वो गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा करता है हवलदार को, तो वो गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वहीं गाड़ी डे ही जा रही थी तो एक कोने से रिया बाहर आती है हैरान होकर, इतनी रात को ये उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना होगा। रिया एक टैक्सी रोक कर बोली, भाई उस जीप का पीछा करो। अरे मैडम आप मुझे पुलिस की गाड़ी का पीछा करने को बोल रही हो? टैक्सी ड्राइवर बोला तो रिया उसके आगे एक 500 का नोट करके बोली, लो पर जल्दी करो। टैक्सी ड्राइवर की आंखों में चमक आ जाती है और 500 का नोट लेकर जल्दी से अपनी टैक्सी पुलिस की गाड़ी के पीछे लगा देता है। रिया अपने फोन से कैसे को कॉल करके बोली, कहाँ है तू? जहां भी हो जल्दी से अपने सभी साथी को लेकर आ, मुझे लग रहा है कि ये पुलिस वाले मेरे मास्क मैन को इनकाउंटर में मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या तू कहाँ है? रिया की दोस्त एकदम से बेड से उठकर बोली, अरे मैं दोस्त अपनी फोन की लोकेशन भेज रही हूं ना, अभी तो बस सबके साथ आ जाता, मैं अकेली उसे नहीं बचा पाऊंगी। रिया बोली तो उसकी दोस्त ओके बोलकर कॉल काट देती है। रिया फिर परेशान होकर सामने जा रही पुलिस की गाड़ी को देखने लगती है। पुलिस गाड़ी में अली पीछे मोड़कर रियान को देखकर मुस्कुरा कर बोला, क्यों बेटे क्या बोला था तूने? कि क्या बोला था कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं? अब देख बेटे आज तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि तेरा खेल खत्म कर दिया जाए। इंस्पेक्टर अली की बात सुनकर रियान हल्का सा हंसता है, बस जिसे सुनकर अली गुस्से से घूरने लगता है। साहब छोड़ो ना, हंसने दो, वे वैसे भी थोड़ी देर बाद उसका खेल खत्म होने वाला है। उस हलवादार की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अली मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ये भी ठीक है, इस पता चल जाएगा कुछ देर में। अच्छा गाड़ी को आगे से कच्चे रास्ते में मोड़ देना, उस पहाड़ी पर ही इसका खेल खत्म करेंगे जहां हम बाकी लोगों का इनकाउंटर करते हैं। जी सर। अली की बात सुनकर गाड़ी चला रहा हवलदार गाड़ी को आगे से उसी कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देता है। सुनसान रास्ते से गाड़ी आगे बढ़ रही थी। वो टैक्सी वाला अपनी टैक्सी वही रोक कर बोला, मैडम ये पुलिस को गाड़ी तो लाल पड़ाई की ओर जा रही है, पर वहां क्यों जा रही है? अरे तो गाड़ी को उनके पीछे लगा, अब तो मुझे पूरा शक हो गया है कि ये लोग उसे इनकाउंटर के लिए ही लेकर जा रहे हैं। रिया बोली तो वो टैक्सी वाला भी अपनी टैक्सी उस रास्ते की ओर ले जाता है। कुछ देर बाद एक कार भी उस रास्ते की ओर मोड़ जाती है। उस पहाड़ी के आखिर छोर पर आकर पुलिस की गाड़ी दो हवलदार रियान को पकड़कर लाते हैं और कार की रोशनी में उसे घुटनों के बल बैठा देते हैं और सभी आसपास खड़े हो जाते हैं। अली अपनी बंदूक लोड करके रियान के सिर पर पॉइंट करके बोला, हाँ तो अब बोल, क्या अब भी तो मुझे नहीं बताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया? जिसे सुनकर रियान अपना सिर ऊपर करके अली को देखता है तो अली को उसके आंखों में डर नजर नहीं आ रहा था और ये देखकर अली हैरान था कि ये पहला आदमी है जो इस समय उससे जिंदगी की भीख नहीं मांग रहा है। और ऐसा क्यों है? क्या ये आदमी मौत से नहीं डरता है? क्या हुआ इंस्पेक्टर, मारना गोली और कर दे मेरा खेल खत्म। रियान मुस्करा कर बोला और उसकी बात अली गहरी सांस लेकर बोला,
वो मुझे करना ही होगा, अब तुम वे गुना हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रियान, लेकिन मुझे अपना काम करना ही होगा, तुम्हें मारने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया है। इतना बोल वो एक हवलदार को इशारा करता है तो वो अपने फोन से वीडियो बनाने लगता है। इसकी रियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अली अपनी बंदूक करके अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर एक बहुत तेज आवाज आती है गोली चलने की। दूसरी तरफ सिंह बिला पूजा अपने रूम में बेड पर सो रही थी, वो एकदम से चीखते हुए उठकर बैठ जाती है बेड पर। रियान पूजा रियान नाम लेते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे ऐसा सपना क्यों आया जैसे रियान मुझसे बहुत दूर जा चुका, वो तो मेरे पास ही सो रहा है। इतना बोल पूजा अपने पास बेड पर देखती है तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर पूजा को याद आता है कि रियान कहां पर है और वो गहरी सांस लेकर बोली, अब सपना आने से क्या फायदा, रियान तो वैसे भी उसकी लाइफ से जा चुका है। इतना बोल उसके चेहरे पर फेकी मुस्कान आ जाती है। पूजा फिर अपने माथे से पसीना साफ करके अपना फोन टेबल से उठाकर बेड से उठकर बालाकीन में आ जाती है। उसे बड़ी मुश्किल में तो नींद आई थी लेकिन इस सपने ने उसे उठा दिया। पूजा रोलिंग के पास आकर खड़ी होती जाती है और फिर अपना सिर ऊपर करके चांद को देखने लगते हैं। पूजा फिर कुछ सोचकर अपना फोन देखकर उसमें से अली का नंबर डायल करने लगती है, लेकिन एक रिंग जाती है, उससे पहले वो कॉल काट देती है। अच्छा ही होगा, मुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है उसकी जब उसे नहीं थी मेरी चिंता, और अपनी तनु के लिए किसी का खून कर दिया बिना मेरे बारे में सोचे कि उसके ऐसा करने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं उसे माफ करूं मांगी या मैं उसके बिना जी पाऊंगी। कुछ नहीं सोचा उसने, उसे बस बदले की आग में उसने हमारा प्यार हमारा रिश्ता सब खत्म कर दिया था। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूजा रियान से इसलिए नाराज थी कि उसने उस और उसके प्यार को भूलकर उस औरत के लिए खून कर खूनी बन गया और उसे अब उसके साथ ऐसा करना पड़ा जो वो सपने में नहीं करने के बारे में सोच सकती थी। यही सोच वो गहरी सांस लेती है और फिर अपने आंखों से आंसू साफ करके गहरी सांस लेकर बोली, अब इन आंसू और रोने से कोई फायदा नहीं है, जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचकर जागूं। इतना बोल पूजा पलटकर वापस रूम में जाकर बेड पर लेटे जाती है, पर उसे नींद आ रही थी। रियान के बच्चे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पूजा चिढ़ते हुए तकिया से अपना सिर दबाकर बोली, मुझे पागलों की तरह से इंसान से प्यार करना ही नहीं था, तभी इसके इतने बाहों बढ़ गए थे कि मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा कांड करके बैठा है और मुझे पागल कर रहा है। विक्रम के रूम में बेड पर विक्रम खुशबू को अपने सीने से चिपकाकर लेटा था। उसे डर था कि वो फिर से जागकर नहीं रोने लगे अपने भाई के लिए। सुषमा जी ने बहुत बोला उसे कुछ खाने के लिए, लेकिन वो बस रोए जा रही थी और बार बार एक ही बात के बारे में पूछ रही थी कि उसका भाई कब आएगा वापस, क्या वो ठीक है। तब आखिर में सुषमा जी झूठ बोलना पड़ा कि वो ठीक है और पूजा के साथ है। तब उसने मिस्कुल से 2 रोटी खाई थी, जिसमें उसने कितने बार बोला कि वे बस एक बार उससे उसकी भाई की बात करा दे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अभी तो वो सो गई है, लेकिन कल पता नहीं क्या होगा। विक्रम सोच रहा था कि वो खुशबू को यहाँ से दूर ले लाए जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता है, और नहीं होगा तब वो उसे यहाँ लेकर आएगा ही नहीं। हाँ, कल वो बोल देगा कि खुशबू के साथ हनीमून मनाने जा रहा है और खुशबू के साथ सुबह ही निकल जाएगा। ज्यादा हुआ तो वो खुशबू को उठने नहीं देगा और उससे पहले वो उसे एयरपोर्ट लेकर पहुंच जाएगा। हाँ, यही सही होगा कि वो अपनी वाइफ को इन सबसे दूर रखे। विक्रम यही सोचकर खुशबू के माथे पर किस करके धीरे से बोला, गुड नाइट वाइफी, और आंखें बंद कर सो जाता है। राजीव के रूम में, सो जाओ, कब तक खुशी के मारे इस तरह आंखें खोलकर लेटे रहेंगे जी। सुषमा जी जो बेड पर लेटी थी वे अपने पास लेटे अपने पति राजीव जी से बोली, जिन्हें नींद आ रही थी खुशी के मारे। सो जाऊंगा, अभी टाइम ही कितना हुआ है, राजीव जी सोचते हुए बोले। रात के 1 बजने वाला है जी, और कब तक जागने का प्लान है आपका? सुषमा जी अपने फोन में देखकर बोली, टाइम क्या 1 बज गया इतनी जल्दी? मुझे तो लगा अभी बहुत से बहुत 11 बजे होंगे। राजीव जी हैरान होकर बोले, हाँ, पर आपको कैसे पता चलेगा? आप तो खुशी के मारे पागल जो हो रहे हैं कि एक दिन में भगवान ने आपकी सारी मन कर दी है। पूजा और रियान अलग हो गए और पूजा विनोद से शादी के लिए तैयार भी हो गई। सुषमा जी गुस्से में बोली तो राजीव जी उन्हें देखकर मुस्कुराकर प्यार से उनके गाल छूकर बोले, अरे नाराज क्यों हो रही हो जाने मन, ये तो खुशी का समय है और इस समय भला नींद कैसे आ सकती है मुझे? अरे अब सब कुछ सही हो गया, बस कल पूजा और विनोद की शादी सही से हो जाए फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएंगी। हाँ पता है, लेकिन मुझे वो पागल लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो आपके बिजनेस और आपकी वजह से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सुषमा जी बुरा सा मुंह बनाकर बोली तो राजीव बोले, अरे वो तुम्हें कहाँ से पागल देखता है, पता भी तुम्हें उसके बिजनेस के आगे सभी फेल है। हमारा बिजनेस पहले उनसे आगे था, पर विनोद के आते ही हम पीछे हो गए और वो आगे निकल गए।
हाँ हाँ पता है, उसकी तारीफ करना बंद करो, सो जाओ। सुषमा जी पलटकर बोली तो राजीव जी मुस्कुरा कर उन्हें पीछे से बाहों में भरकर बोले, मेरी जान चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। रहने दीजिए, 2 मिनट के लिए कोई तूफानी नहीं होता, ऊपर से खुद सो जाओगे और मेरी नींद खराब कर दोगे। सुषमा जी राजीव जी के हाथों को अपने कमर से हटाकर बोली। राजीव ही ये देख मुस्कुरा कर गुड नाइट बोलकर पलटकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। घर के हॉल में राजीव जी और सुषमा जी नाश्ता कर रहे थे और इनके पास हो विक्रम और खुशबू बैठी थी। खुशबू की नजर बार बार पूजा के रूम की तरफ जा रही थी, उसे रियान को देखना था बस, ताकि वो राहत की सांस ले सके। और ये देखकर विक्रम राजीव और सुषमा जी बोला, मॉम डैड मैं खुशबू के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? खुशबू विक्रम को देखकर बोली तो विक्रम हाँ में सिर हिलाकर बोला, मैं सही बोल रहा हूँ, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं आज, अभी इसी समय अपना नाश्ता खत्म करो जल्दी और चलो, 10 बजे की प्लेन है हमारा दुबई का। क्या? सभी एक साथ बोला तो विक्रम मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। ये क्या मजाक है विक्रम, आज तुम्हारी बहन की। राजीव जी आगे कुछ बोलते उससे पहले विक्रम बोला, मेरी बहन और रियान जीजू शादी की सालगिरह है, पर जीजू ने बोला है कि वे चाहते हैं कि मैं उनके बहन को किसी अच्छी सी जगह घूमने ले जाऊं। विक्रम की बात सुनकर खुशबू हैरान होकर बोली, क्या ऐसा भाई ने बोला? विक्रम हाँ में सिर हिला देता है तो खुशबू खुश होकर फिर मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर विक्रम भी मुस्कुराता है और सुषमा जी जिसे समझकर राजीव जी को एकदम चुप रहने का इशारा करती है। नहीं, हमें नहीं जाना है कोई हनीमून पर। विक्रम की बात सुनकर खुशी पहले खुश होती है लेकिन फिर कुछ सोचकर उदास होकर बोली। और उसकी बात सुनकर विक्रम और सुषमा जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर सुषमा जी प्यार से खुशबू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, जाओ घूमो विक्रम के साथ, देखो बाहर की दुनिया कैसी है। सुषमा जी की बात सुनकर खुशबू अपना सिर ऊपर करके उदास होकर पूजा के रूम की तरफ देखकर बोली, भाई एक बार मुझसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। उसकी बात सुनकर सुषमा जी एक नज़र विक्रम को देख फिर कुछ सोचकर बोली, अरे तेरा भाई ठीक है और वो तेरी शादी से बहुत खुश है और चाहता कि तू विक्रम के साथ चली जाए, और वो रात को लेट आया इसलिए वो सोकर लेट उठेगा, लेकिन तब तक तुम दोनों का फ्लाइट छूट जाएंगी। सुषमा जी की बात सुनकर खुशबू थोड़ा सोचकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है मॉम, फिर हम तैयार होकर आते हैं। इतना बोल वो कुर्सी से खड़े होकर जाने लगती है सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ। विक्रम और सुषमा जी खुशबू के प्लेट में देखते हैं में पूरा नाश्ता रखा हुआ था, खुशबू ने थोड़ा सा खाया था बस। और ये देख सुषमा जी गहरी सांस लेकर बोली, इस लड़की को तू ले जा यहाँ से, वरना ये मर जाएंगी, ना कुछ खाती है और ना खुश रहती है पहली की तरह। जी मॉम, तभी मैंने ऐसा प्लान बनाया है और अगर यहाँ सब ठीक नहीं हुआ तो मैं वहीं रुक जाऊंगा हमेशा के लिए। विक्रम की बात सुनकर सुषमा जी और राजीव शॉक हो जाते हैं। विक्रम ये क्या बात है, ये सारा बिजनेस कौन देखेगा मेरे बाद? राजीव जी बोले, डेढ़ में काम वहां से भी कर सकता हूं, और वैसे भी आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ है तो आपके मिस्टर ओबरॉय है ना, आपको किसी और से क्या? इतना बोल वो अपना नाश्ता करने लगता है और उसकी बात सुनकर राजीव जी उसे गुस्से में घूरने लगता है और वे कुछ बोलते तभी उनके कानों में सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आती है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहां से पूजा पुलिस की वर्दी पहने तेज कदमों से नीचे आ रही थी। उसके चेहरे के भाव मिले झूले थे, परेशान भी और गुस्सा भी। कहाँ जा रही हो तुम पूजा, आज तुम्हारी शादी है, विनोद से मत भूलो। राजीव जी बोले पूजा को बाहर जाते हुए देखकर, जिसे सुनकर पूजा रुककर उन्हें देखकर बोली, मुझे याद है और मैं शाम को आ जाऊंगी टाइम पर, अभी मुझे जाना है। पूजा की बात सुनकर सुषमा जी बोली, लेकिन तू नाश्ता तो करके जा, अभी टाइम कहाँ हुआ है तेरे DA2 का। लेकिन पूजा तेज कदमों से जा चुकी थी घर से बाहर, ये लड़की नहीं सुधरेगी कभी। सुषमा जी सिर पकड़कर बोली, मॉम मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ और हम अभी निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा कांड होने वाला है आज, और उससे अच्छा होगा कि मैं अपनी वाइफ के चला जाऊं। विक्रम खड़ा होकर बोला और पलटकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। ये लड़का भी ना, सुषमा जी गहरी सांस लेकर बोली और फिर राजीव जी को देखते हैं जिनके चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं डर है कि मेरी बेटी फिर से मेरी बेइज्जती ना करा दे फिर से। राजीव गहरी सांस लेकर बोले तो सुषमा जी भी सोच में पड़ जाता है। इधर पूजा घर से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठकर बोली, ये सही नहीं हुआ। इतना बोल वो तेजी से बाइक को वहां से ले जाते हैं विक्रम के रूम में।
विक्रम जब अपने रूम में आता है तो देखता है खुशबू तैयार होकर आईने के सामने खड़े होकर कुछ सोच रही थी। बहुत सुंदर साड़ी पहने हुई थी वो, जिससे वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और धीरे धीरे कदमों से खुशबू के पास आकर उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। खुशबू चौंक कर बोली, अरे आप कब आए? जब तुम किसी गहरी सोच में डूबी थी बेबी। वैसे तुम देखकर मन कर रहा है कि यही हनीमून बना लाऊं। विक्रम की बात सुनकर खुशबू शर्म से अपना सिर नोचे करके बोली, आप भी ना छोड़ो हमें। खुशबू विक्रम के हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली और उसकी बात सुनकर विक्रम भी मुस्कुराकर खुशबू के गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम और प्यारी लग रही हो बेबी, मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जिसे सुनकर खुशबू एकदम से उससे दूर हो जाती है और फिर मुस्कुराकर बोली, अब तो हनीमून पर ही कुछ होगा, तब तक करो खुद को कंट्रोल। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है और विक्रम उसकी प्यारी सी हंसी में खो जाता है। ये लड़की मुस्कुराते हुए और खुशी ही अच्छी लगती है, शायद तभी इसका नाम खुशबू रखा होगा। और ये दुखी होती है, आसपास का सारा माहौल दुखी और उदास हो जाता है। विक्रम खुशबू को देखकर ये सोच रहा था और खुशबू उसे ऐसा करते हुए देखकर कंफ्यूज थी और फिर कुछ सोचकर धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ाकर विक्रम के आंखों के आगे हाथ हिला देखती है। लेकिन जब विक्रम कोई जवाब नहीं देता है तो खुशबू मुस्कुराकर विक्रम के होठ पर हल्का सा किस करके उससे दूर हो जाती है हंसते हुए। विक्रम शौक होकर अपने होठों पर हाथ रखता है और फिर अपनी इस शैतान वाइफ को देखता है जो उसे परेशान कर रही है। तुम शैतान लड़की रुको, अब तुम गई काम से। विक्रम खुशबू की तरफ बढ़ते हुए बोला और ये देखकर खुशबू भागकर बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ पूछकर बोली, इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ पाना मिस्टर, अरे जब भाई नहीं पकड़। इतना बोल खुशबू के आंखों के आगे वो पल आ जाते हैं जब वो और रियान उस छोटी सी झोपड़ी में खेलते थे। तब रियान को वो कितना परेशान करती थी लेकिन रियान उसे पकड़ नहीं पाता था। खुशबू उस सोच में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब विक्रम उसके पास आकर एकदम से उसे अपने बाहों में भरकर बोला, लो पकड़ लिया तुम्हें, अब क्या तुम्हारा। विक्रम अपने चेहरे पर शैतान मुस्कान लाकर बोला और अपने होठों को खुशबू के होठों के पास लाने लगता है। तभी खुशबू विक्रम के मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये चीटिंग है विक्रम जी, हम अपने भाई के बारे में सोच रहे थे। हाँ तो तुमने भी मुझे कब परेशान किया, जब मैं अपनी शैतान वाइफी के बारे में सोच रहा था। जिसे सुनकर खुशबू मुस्कुराकर फिर एकदम से विक्रम के सीने से चिपक कर बोली, हम अपने भाई बारे में सोच रहे थे विक्रम, वो क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं हमसे, एक बार आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा और फिर हम आपके साथ पूरे मन से जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन इस गए तो हमारा मन यही रहेगा, हमें उनकी चिंता लगी रहेगी। खुशबू तुम्हारा भाई को छोटा बच्चा नहीं है, वो शादीशुदा है और मेरी दी है उसके साथ, और तुम्हें इतना तो विश्वास रखना होगा कि कुछ भी हो जाए वे तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन विक्रम भाभी तो खुद ही उन्हें पकड़ कर ले गई थी जेल में। खुशबू अपना सिर ऊपर करके विक्रम को देखकर बोली तो विक्रम उसके माथे पर किस करके बोला, अरे वो सब तो दुनिया को दिखाने के लिए था कि वे अपनी ड्यूटी अच्छे से करती है, बाकी वे तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने देगी पक्का। विक्रम की बात सुनकर खुशबू धीरे से हाँ में सिर हिलाकर वापस अपना सिर उसके सीने से चिपकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम खुशबू के सिर पर किस करके मन में बोला, मुझे नहीं पता कि दी और जीजू में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है या हुआ है, लेकिन क्या ये मैं नहीं जानता, पर इसी कोई खबर आने से पहले मैं तुम्हें ये बहुत दूर ले जाऊंगा ताकि वो खबर हम तक ना पहुंच सके। विक्रम यही सोचकर अपने हाथ में पहनी गाड़ी में टाइम देखकर बोला, बेबी रुको मैं भी तैयार होकर आता हूँ और फिर हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। इतना बोल वो बाथरूम की ओर भागता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर खुशबू मुस्कुराने लगती है और डोर बंद होते ही उसके चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है और वो अपने आंखों से आंसू साफ करती धीरे से। खुशबू विक्रम को और परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए ऐसा मुस्कुरा रही थी, बाकी उसे बहुत रोना आ रहा है। रियान को ना देखकर उसे रहा नहीं जा सकता है, उससे वो उसका सब कुछ है, माँ भाई पिता पूरी फैमिली, इसलिए वो सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है और उसकी चिंता भी। ऊपर से उसका भाई बहुत अच्छा है जिसका फायदा सभी लोग उठाते हैं, शायद पूजा ने भी उठाया है, तभी तो पहले उनसे जबरदस्ती शादी की और अब उन्हें झूठे केस में फंसा दिया है और भाई कुछ नहीं बोलते उनसे। खुशबू कल ये सोच रही थी और आखिर में उसे लगा कि ये पूजा ने किया है और अब वो इस नतीज पर पहुंच गई कि हो ना हो पूजा ने उसके भाई को फंसाया है या किसी और ने, जो भी, लेकिन उसके भाई को कुछ हुआ तो वो पूजा को और इस घर के लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने हर समय उसके भाई के साथ गलत बोला और गलत किया है। इतना सोच वो अपने आंखों के खीने से आंसू साफ कर देती है और अब उसके आंखों में कुछ अलग था और उसका ये रूप विक्रम ना देखे तो सही होगा वरना कुछ नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ
पूजा अपनी बाइक से उसी लाल पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां पर कल रात को इनकाउंटर किया था अली ने रियान का। वहां बहुत भीड़ थी, पुलिस लगी थी और मीडिया वाले भी थे। एक कुर्सी पर अली बैठा हुआ था जिसके हाथ पैरों और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। पूजा अपनी बाइक से उतरकर गुस्से में अली के पास जाने लगती है। अली के तरफ कमिश्नर सर और एक तरफ समीर खड़ा हुआ था। पूजा को इतने गुस्से में आता देखकर समीर आगे बढ़कर उसे समझाने के लिए कुछ बोलता उससे पहले पूजा उसे धक्का देकर उसे दूर करके अली के गाल पर एक बहुत तेज थप्पड़ रसीद देती है। सभी पुलिस वाले और मीडिया के आगे जिसे देख सभी शौक रह जाते हैं। मीडिया वाले सारे कैमरे पूजा और अली के तरफ कर देते हैं। पूजा ये क्या था? अली तो अपने गाल पर हाथ रख कर रह जाता है, लेकिन उसके पास खड़े कमिश्नर पूजा को देख दांत पीसते हुए बोली। लेकिन पूजा उन्हें इग्नोर करके अली की कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करके बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनका इनकाउंटर करने की? क्या भूल गया था तू वो कौन है और किसका पति है? और ये कैसे तो मेरा था ना, फिर तुम कौन होते हो ऐसा करने वाले? पूजा गुस्से में ही बोली। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था इस समय और ये देखकर सभी की हालत खराब हो रही थी। लेकिन तभी कमिश्नर सर हिम्मत करके बोले, पूजा उसे छोड़ो और मुझसे बात करो, मैंने ये ऑर्डर दिया था उसे। जिसे सुनकर पूजा हैरानी से उन्हें देखती है। पूजा कमिश्नर सर की बात सुनकर कि उन्हें हैरानी से देखकर बोली, आपने लेकिन क्यों? अरे हमारे पास उसके खिलाफ सबूत थे और उसे कोर्ट सजा देता ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? पूजा गुस्से में बोली तो उसके पीछे खड़ा समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पूजा शांत हो जाओ, वे हमारे सर है तो क्या कुछ भी करेंगे और कर पाएंगे? अरे मैं पूछती हूँ, ये कमिश्नर है इस शहर के और ये खुद ही कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। समीर, अभी कोर्ट ने मेरे पति को मुजरिम करार नहीं दिया जो इन्होंने उसे मरवा दिया। पूजा गुस्से में चीखते हुए बोली तो समीर कमिश्नर को देखता है जिन्होंने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली थी और वे पूजा को देखकर बोले, पूजा पहली बात मुझसे अच्छे से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, और हाँ दूसरी बात ये केस को शुरू से सीएम सर देख रहे हैं और तुम्हारे पति को इनकाउंटर का ऑर्डर भी इनका है क्योंकि वो एक खूनी है और पता नहीं कितना मासूमों के का खून किया है उसने और करने वाला था, इसलिए उसका मरना ही सही था। पर हुआ क्या, उसके साथी आकर उसे भगा ले गए और पुलिस वालों का ये हाल कर गए। कमिश्नर सर अपने दांत पीसते हुए बोले तो पूजा चिढ़ते हुए बोली, लेकिन आप लोगों को ऐसा करना ही क्यों था? अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता कि आप लोग ऐसा करने वाले हैं तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती जब तक उसे कानून सजा नहीं देता। पूजा अपना सिर पकड़कर बोली और उसकी बात सुनकर कमिश्नर सर समीर को इशारा करते हैं तो समीर बोला, वो तो ठीक है लेकिन अब हम लोग उसे कैसे पकड़ेंगे? पूजा और उसके साथी कौन है? जिसे सुनकर पूजा समीर को देखकर बोली, उसकी कोई टीम नहीं है, उसने जो किया था वो अकेले किया था। पर कुछ लोग आए थे रात को काले मास्क और काले कपड़े पहने हुए। अली दर्द में वापस कुर्सी पर बैठकर बोला और उस पल को याद करता है जब रात को उसने अपनी बंदूक से गोली चलाने वाला था रियान के सिर पर। तब फ्लैशबैक, तेरा खेल खत्म, गुड बाय मास्क मैन। इंस्पेक्टर अली बोला और वो अपनी बंदूक से गोली चला देता है, लेकिन गोली ऊपर आसमान की ओर चली थी। अली के हाथ किसी और ने पकड़ा हुआ था और अली जब पलट कर देखता है तो एक मास्क मैन काले कपड़े पहने खड़ा था। ये देखकर अली बोला, तुम मास्क मैन तो? ये इतना बोल आसपास देखता है, चारों तरफ मास्क मैन खड़े हुए थे काले कपड़े पहने हुए और उन्होंने हवलदारों से उनकी बंदूक लेकर उनके सिर पर ही पॉइंट कर दी थी। ये देख सभी हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे मास्क कैसे? ये क्या हो रहा है सर हमारे साथ? एक हवलदार बोला, हाँ सर, और अगर ये सभी मास्क मैन है तो गई भैंस पानी में, हम लोग गए अब। दूसरा हवलदार रोनी सी शकल बनाकर बोला, डरना बंद करो, हम लोग पुलिस वाले हैं, अगर हमसे एक भी मारा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर अली सभी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, एक एक से तो किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। तभी एक कड़क आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है। रियान एकदम से खड़ा होकर अपने नाक से खून साफ करके बोला और रियान की बात सुनकर और उसे देखकर अली गुस्से में बोला, रियान खबरदार, अगर तूने किसी पुलिस वालों को थोड़ी भी खरोच पूछाई तो पक्का तो क्या काम से फिर तेरी बीवी पूजा भी तुझे नहीं बचा पाएगी। रियान के आंखों में अपने लिए मौत देखकर अली अपने चेहरे पर आए डर के भावों को छुपाकर बोला, अली अच्छा तो तू मुझे डरा रहा है जो तब नहीं डरा जब मैं अकेला था और तू मुझे मारे जा रहा था वे। रियान इंस्पेक्टर अली की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला तो इंस्पेक्टर अली कांप उठता है और वो डरते हुए बोला, देखो रियान, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, मैं एक पुलिस वाला हूं, समझा क्या? अली की बात सुनकर रियान के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से में खींचकर उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर लात रखकर बोला, हाँ तुम पुलिस वाले हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को मार सकते हो और वे गुनाह को मार सकते हो और अपराधी से पैसे लेकर उन्हें छोड़ सकते हो क्योंकि तुम पुलिस वाले हो।
रियान गुस्से में बोला, जोर से तो सभी काम उठते हैं। तुम पुलिस कानून के साथ कैसे भी खेल सकते हो, और एक आम आदमी अपने हक के लिए लड़ना चाहे तो भी वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है ना। रियान इतना बोल अपना पैर दबाने लगता है तो अली दर्द में चीखते हुए बोला, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुझे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला मैं समझा क्या, ये तो तूने जो दर्द दिया था वो तुझे वापस लौटा रहा हूं अभी तो। इतना बोल रियान उसके पेट में लाते ही लाते मारता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर जब वो बेहोश की हालत में आ जाता है तो उसकी तरफ उंगली करके बोला, सुन इंस्पेक्टर अली, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम और बाकी सभी भी कि एक आम आदमी सोता हुआ वो शेर है जिसके साथ उंगली नहीं की जा सकती, वरना वो मेरी तेरा किसी मास्क मैन बनकर तुम्हारे और असली अपराधी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। रियान एक एक से सभी की तरफ उंगली करके बोला और फिर सभी मास्क मैन को इशारा करता है। उसके साथ ही सभी मास्क मैन सभी हवलादारों के सिर पर बंदूक के पीछे से हल्का सा मारते हैं तो वे लोग वही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। रियान फिर एक नजर नीचे पड़े अली को देखकर वहां से जाने लगता है और ये देखकर बाकी सभी भी उसके पूछे जाते हैं। सभी को जाता देखकर अली दर्द में अपने नाक से खून साफ करके बोला, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रियान। इतना बोल वो खून की उल्टी कर बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक एंड। अली ये सोच रहा था और उसकी हालत देख पूजा गहरी सांस लेकर बोली, हाँ पर वे सभी लोग ना मास्क मैन थे और ना उसके साथ ही। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो पूजा कि वे लोग उसके साथ ही नहीं थे, और अगर ऐसा था तो उन्होंने उसकी हेल्प की क्यों भला? कमिश्नर सर कंफ्यूज होकर बोले तो पूजा सोचकर बोली, ज्यादा तक मैं समझ रही हूँ वे लोग उसके फैन हैं जिन्होंने उसकी कहानी सुनी थी और वे लोग पहले भी उसके लिए पुलिस के सामने खड़े हो गए थे। पूजा की बात सुनकर कमिश्नर सर और अली कंफ्यूज हो जाते हैं और समीर कुछ सोचकर बोला, कहीं वे लोग वे तो नहीं है। पूजा हाँ में सिर हिला देती है, वे अभी उन सभी को गिरफ्तार करता हूँ। समीर बोला और जाने लगता है तो पूजा बोली, अब इसका कोई फायदा नहीं है, वे लोग घर पर नहीं होंगे। पूजा की बात सुनकर समीर रुक कर बोला, तो फिर कहाँ होंगे वे लोग और हम उन तक कैसे पूछेंगे? समीर परेशान होकर बोला, तो कमिश्नर सर और अली एक दूसरे को देखते हैं। मैं पूरे शहर में नाका बंदी करा देता हूं ताकि वे लोग शहर से बाहर नहीं जा सके। कमिश्नर बोले और फोन पर बातें करते चले जाते हैं, जिसे देखकर पूजा बोली, इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या करे? अली चिढ़ते हुए बोला तो पूजा उसे घूर के बोली, तुम कुछ मत करो, जाओ किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ और उस मास्क मैन कैसे पकड़ना है वो मैं देख लूंगी। इतना बोल पूजा पलटकर जाने लगती है और समीर एक नजर अली को देखकर पूजा के पीछे आते हुए बोला, अरे पूजा मुझे तो बातों तुम कम से कम क्या करने वाली हो, मैं दोस्त हूं तुम्हारा और सीनियर भी। समीर पूजा को बाइक पर बैठता हुआ देखकर बोला तो पूजा बाइक चालू करके बोली, मैं कुछ नहीं करने वाली, जो करना है वो खुद करेगा और खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। पूजा मुस्कुरा कर बोली और फिर बाइक आगे बढ़ा देती है। वो समीर के सिर के ऊपर से उसकी बात निकल जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरी सीनियर है, मैं इसका नहीं। समीर गहरी सांस लेकर बोला। दूसरी तरफ एक पुरानी बिल्डिंग में घर के सभी डोर बंद थे और खिड़कियां भी बंद थी। सोफे पर एक आदमी लेटा हुआ था और एक लड़की उसके चोटों पर दबा लगा रही था और आसपास कुछ लड़कियां और लड़के भी खड़े थे। तुम सबने ये देख नहीं किया, मेरे वजह से अब तुम लोग भी अपराधी बन गए। सोफे पर लेटा आदमी बोला, एक नजर सभी को देखकर, और उसकी बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। तभी सोफे पर लेटे आदमी को चोट पर दवा लगा रही लड़की बोली, क्यों गलत किया है सभी ने, हम सब तुम्हें पसंद। रियान और बाकी सभी उसे देखते हैं, मतलब मैं तुम्हें अपना। फिर सभी उस लड़की को देखते हैं, मतलब हम सभी लोग तुम्हें अपना समझते हैं। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ था और अब तुम जो लड़ाई रहे हो उसमें तुम्हारे साथ। वो लड़की इस बार सोच समझकर बोली। वहां खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो सोफे पर लेटा आदमी यानी रियान अपने चोटों पर दबा लगा रहे लड़की यानी रिया को एक नजरे देखकर फिर उसे हाथ के इशारे से दूर रहने को बोलकर उठकर बैठकर अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूं, तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो मारे जाओगे, इसलिए अभी की अभी लौट जाओ अपने अपने घर। और मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक अपराधी हूं और एक ना एक दिन मुझे सजा मिलेगी। और जो कोई भी मुझसे प्यार करेगा या कोई लगाव रखेगा उसे केवल दर्द के कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से सभी। रियान धीरे से सोफे से खड़ा होकर बोला और फिर धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ये तय करने वाले तुम कौन होते हो कि हम अपने घर जाएं या नहीं? सभी के चेहरों पर परेशानी वाले भाव देखकर रिया गुस्से में रिया को जाते हुए देखकर बोली,
जिसे सुनकर रियान के कदम वही रुक जाते हैं। तुमने बोला और हम लोग मान ले, अगर हमें ऐसा करना होता तो कोई इस समय यहाँ नहीं होता जहाँ से कोई भी अब घर नहीं जा सकता है। रिया की बात सुनकर रियान पलटकर सभी को देखता है तो सभी के चेहरों पर उदासी थी और अपने सिर नीचे थे। ये लोग तुम्हारे साथ खड़े अपना सब छोड़कर इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें कोई शौक है ऐसा करने का और इनके घर वाले खुश हो गए ऐसा करके, लेकिन ये तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए खड़े होने आए हैं। हमारे देश में कई लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका साथ कोई नहीं देता, ना पुलिस ना सरकार, तो वे लोग खुद खुशी कर लेते हैं या मारे जाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है लड़ने की, लेकिन तुम पहले इंसान हो, मास्क मैन जो लड़ रहा है, और ये सभी लोग तुम्हारा साथ देखकर ये बताना चाहते हैं कि जो दूसरे को दर्द देकर खुश होते हैं जब उनके साथ ऐसा हो तो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।